सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज के इस खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे होमोनिम्स। और होमोनिम्स एक वो चीज़ है जो कि रिसेंट अगर एग्जाम्स देखें तो उसमें हाहाकार मचा के रख दी कि ये किस तरीके के शब्द पूछे जा रहे हैं, ये शब्द कहाँ से पूछे जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका हो सकता है। किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा था और देखा गया कि ज़्यादातर जो बच्चे थे वो होमोनिम्स के क्वेश्चंस गलत करके आए। आज के इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो है पाथ सीरीज के अंदर यानी कि पैटर्न एनालिसिस एंड ट्रेंड हंटिंग, तो हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका क्या हो सकता है। मान लीजिए कि कुछ शब्द ऐसा आ गया कि आपको उस शब्द का मीनिंग नहीं पता है, तो क्या आप उसके बावजूद भी उसका आंसर मार्क कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मीनिंग का एकदम आइडिया ना भी हो तो भी आप आसानी से आंसर करेक्ट मार्क कर सकते हैं। वो क्या तरीका है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सोर्स क्या हो सकता है, उनको कहां से याद किया जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा किस किस अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टीजीएल में किस तरीके के क्वेश्चंस थे, स्टेनो में किस तरीके के क्वेश्चंस थे, सिलेक्शन पोस्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस थे, हम लोग उनको भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच हमारी रहनी चाहिए। सो वीडियो बहुत ज़रूरी है, पूरा देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि कई सारे टाइप हम लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ देना है, लास्ट तक आपको देखना है। और ये सीरीज भाई मैं बार बार आपको कहते आ रहा हूँ, चाहे आप मेंस का पेपर देने वाले हैं, चाहे आप CHSL प्री आपका जो चल रहा है वो दे रहे हैं, चाहे आपका MTS का पेपर है। कई बार MTS वाले बच्चों के बहुत मैसेज आते हैं कि सर आप MTS के लिए कुछ क्यों नहीं करा रहे। मेरे भाई MTS के लिए ये सीरीज बहुत काम की है, आप एक बार वीडियोस देखिए, यही सब चीज़ें आती है MTS में, कुछ अलग से नहीं आता है। इसके अलावा जो CPO वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली रामबाण है ही है। तो कोई प्री हो कोई मेंस हो, बिकॉज हम पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं, हम कोई एक अलग से सिलेबस आपको नहीं करा रहे हैं कि ये इस सिलेबस में नहीं है, ये उस सिलेबस में नहीं है। नए पैटर्न में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है और उस चीज के लिए आप 100% तैयार हो, इसीलिए मैंने ये सीरीज आपके लिए चलाई है। ठीक है, तो आप सारे लोग इसको कंप्लीट देखिए। फिर कुछ 2026 वाले बच्चों के भी मैसेज आते हैं कि सर आपका बैच ये कौन सा वो कौन सा। तो अगर मैं शुरुआत में आपको ब्रीफली बता देता हूं जिससे कि बीच में भी कोई इंटरप्शन ना रहे। अगर आप चाहते हैं कि भाई कंप्लीट इंग्लिश आपको 2026 के लिए तैयार करनी है तो आप RG विक्रमजीत ऐप पे जाइए, वहां जाके इंग्लिश के सेक्शन में जो पेड कोर्सेज हैं वहां पे इंग्लिश का जो VOD बैच है आप वो चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो फीस रहता है वो बहुत नॉमिनल सा रहता है, 799 रुपये का फीस रहता है और लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। तो अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी करनी है जिसके अंदर आपको ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट, अगर सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए, इस तरीके की तैयारी करनी है तो आप RG विक्रमजीत ऐप पे जाके आप पहले ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां जाके ये बैच चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर 2026 के लिए आपको इन डेप्थ तैयारी हो जाएगी। जिस भी तरीके का पैटर्न बदलेगा, कुछ भी होगा, वो सारी अपडेटेड चीजें भी आपको इस बैच के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसको मल्टीपल टाइम पे अलग अलग तरीके से अपडेट हम करते रहते हैं। तो ये थी बैच के बारे में बात। आइए अब शुरुआत करते हैं होमोनिम्स की। हमने ऑलरेडी इस पाथ सीरीज में वॉइस करा दिया है, नरेशन करा दिया है, इसके अलावा पैसेज करा दिया है, PQRS करा दिया है, एरर डिटेक्शन करा दिया है। अगर ये वीडियोज अब तक नहीं देखी हैं मेरे भाई, आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर रखी है। सारी वीडियोज जरूर देख लेना। एरर की वीडियो लंबी है क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करें। जो भी नया कॉन्सेप्ट पूछा गया है उसको न सिर्फ क्वेश्चन को कराया है बल्कि मैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो सब भी बताई हैं, समझाई हैं। तो जाके वीडियो जरूर देख लेना। पैसेज PQRS भी बिल्कुल कतई मिस मत करना। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर करके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, मतलब जो पूछे गए हैं। अब देखो, वैसे नॉर्मली होमोनिम वो शब्द होते हैं जो एक जैसे लगते हैं, मीनिंग अलग हो सकता है। ठीक है, कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जिनका साउंड एक जैसा होता है लेकिन मीनिंग अलग होता है। उनको साउंड और स्पेलिंग भी एक जैसा ही हो जाता है। कई बार जब साउंड एक जैसा हो तो जनरली उनको होमोफोन्स कहा जाता है। जब आपका स्पेलिंग एक जैसा हो तो जनरली उनको होमोग्राफ कहा जाता है। और जब बेसिकली वर्ड सिमिलर से हैं, उनका अलग मीनिंग आ जाए तो बेसिकली उनको होमोनिम बोल देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। SSC एग्जाम्स के लिए बहुत ही इन्होंने ना ये होमोनिम को एक ऐसी टर्म बना रखा है कि इनको होमोग्राफ पूछना है, इनको होमोनिम पूछना है, होमोफोन पूछना है, कुछ भी पूछना है। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, इडियम्स, इन सब के अलावा, स्पेलिंग के अलावा जो सब पूछना है ये होमोनिम की कैटेगरी में डाल देते हैं। इनका सिंपल फंडा रहता है। ठीक है, तो आ जाइए भाई। द हिस्टोरियन रेफरेंस्ड अ बैले इन नॉर्मन मिलिट्री आर्किटेक्चर। अब देखो,
हिस्टोरियन ने रेफरेंस किया किसी बैले का। बैले क्या होता है? देखो पहला ऑप्शन तो यह है कि आपको बैले का मतलब पता है और आप सीधे सीधे बैले का मीनिंग देख के आंसर कर सकते हैं। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं कि ये देखो ज्यादातर जो वर्ड्स लिए गए ना इस तरीके के लिए गए हैं जो कि थोड़े से मुश्किल हैं। कहां से लिए गए? ये लिटरेचर से उठाए गए वर्ड्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जो मिथोलॉजी है, रोमन, ग्रीक, ये सारी यहां से लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर वहां के वर्ड्स हैं तो इनमें आप पाओगे खास करके जो धार्मिक चीजें ना, रिलीजियस वर्ड्स काफी लिए हैं, तो इनमें हो सकता है आपको बहुत सारे वर्ड्स ना पता हो, और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि इन वर्ड्स के बारे में ना पता हो। हमारे धर्म में पर्टिकुलर किसी एक चीज को क्या कहते हैं हो सकता है कि बाहर के लोगों को ना पता हो। ये चीजें खास करके क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन जो हैं वो थोड़े कम है, तो हमें उतना क्रिश्चियनिटी की नॉलेज नहीं है, उतने वर्ड्स हमें पता नहीं होते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही ना चले कि क्या है, किस तरीके के वर्ड्स हैं। तो मान लेता हूं कि हमें नहीं पता है कि ये बैले क्या है। ठीक है, आ जाओ, तो अब एक बार ये देख लेते हैं कि अब हम इसमें से किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले जो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं इनका तरीका क्या है करने का वो समझना। एक सेंटेंस दे दिया, इसमें एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया, अब कहा है कि इसमें से आपको बेसिकली वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें इसका होमोनीम दे रखा हो। होमोनीम का यहाँ पे इनका कहने का मतलब यह है कि अब देखो चारों सेंटेंस में इसमें भी बैले आपको दिख रहा है, इसमें भी आपको बैले दिख रहा है, इसमें भी आपको बैले दिख रहा है, इसमें भी आपको बैले दिख रहा है, यानी कि ये बैले तो चारों में है। फिर होमोनीम कैसे बनेगा? अब आप देखोगे इनमें से 3 सेंटेंस ऐसे होंगे इसमें बैले का वही मीनिंग है जो ओरिजिनल सेंटेंस में है। अगर वही मीनिंग है तो सेम शब्द है, फिर तो होमोनीम नहीं बने। होमोनीम इन्होंने तब माना है जहां पे बैले का अलग कुछ मीनिंग है, यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने होमोनीम के नाम पे होमोग्राफ पूछना ये चाह रहे हैं कि जहां पे जो बैले है उसका सेम मीनिंग ना हो कि कुछ अलग मीनिंग हो, यानी कि स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग अलग हो, यानी कि होमोग्राफ ये पूछना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने होमोनीम के नाम से डायरेक्शन दे रखी है। तो अब हमें ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें बैले का वो मीनिंग नहीं है जो ओरिजिनल में, कुछ अलग मीनिंग है। अब इसको करने के लिए देखो क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। जो इन्होंने दिया है इसमें क्या करा है कि 3 सेंटेंस ऐसे दे दिए जिसमें बैले का वही मीनिंग है जो कि ओरिजिनल सेंटेंस में है। अब मान लीजिए पहला तो वही ऑप्शन है कि हमें पता हो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, मीनिंग भी मैं समझाऊंगा कि क्या होता है, लेकिन मान लीजिए हमें नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। तो मैं कुछ कुछ तरीके बताऊंगा, उसके बाद मीनिंग बताऊंगा। पहले मीनिंग बता दिया तो फिर तरीकों की वैल्यू नहीं रहेगी। ये तरीके हो सकता है शुरू में समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर कुछ ऐसा सीखना चाहते हो कि जहां पे आपको पता भी नहीं कि शब्द का मीनिंग क्या है और फिर भी सही आंसर मार्क हो पाए, तो यार उसके लिए थोड़े एफर्ट्स तो मारने पड़ेंगे। तो कितने लोग एफर्ट मारने को तैयार हैं अभी यही लिख के बता देना। आ जाओ जी। देखो यहां से एक तो हिस्टोरियन शब्द मुझे लग रहा है, यानी कि जो भी ये बैले है इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिस्ट्री से कुछ नाता रहा होगा, रिश्ता रहा होगा, कह सकते हो कि नहीं, हिस्ट्री से हो सकता है। इसके अलावा नॉर्मन मिलिट्री आर्किटेक्चर, यानी कि एक मिलिट्री से संबंधित भी ये चीज हो सकती है। तो आर्किटेक्चर मिलिट्री आर्किटेक्चर से संबंधित आप कह सकते हैं। पहला देखेंगे द सेफर्ड। सेफर्ड आपको पता होना चाहिए ना, जो भेड़ चराने वाले होते हैं। मान लो आपको सेफर्ड भी नहीं पता है, मान लेता हूं। गैदर्ड हिज सीप, अब सीप तो पता ही होगा यार, अब सीप को कौन गैदर करेगा, सीप को चराने वाला। तो ये क्या आपको लगता है हिस्ट्री से रिलेटेड है? नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये मिलिट्री से या आर्किटेक्चर से रिलेटेड है? मैं तो कहूंगा यार मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लगता है तो मुझे पूरी संभावना लगती है कि इसमें बैली का अलग मीनिंग है। ठीक है, आ जाओ बाकी के 3 सेंटेंसेस देख लेते हैं। द बैली वॉज री इन्फोर्स्ड विथ वुडन पैलिसेड्स। अब देखो मान लो मुझे नहीं पता कि पैलिसेड्स क्या है, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि किसी चीज को क्या किया गया, री इन्फोर्स किया जा रहा है। री इन्फोर्समेंट जानते हैं ना, ये भी मिलिट्री वगैरह में ज्यादा यूज होता है वर्ड। मान लीजिए पुलिस कहीं पर काम कर रही है और वहां पर लोगों की कमी पड़ गई, कोई राइट्स चल रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस की कमी है, तो पुलिस क्या मंगाती है, री इन्फोर्समेंट भेजी जाती है वहां पे। तो इसको देख के, इस शब्द को देख के लग रहा है कि मिलिट्री से संबंधित है, इसका मतलब इसको हटा देंगे। ये मतलब सेम सेंस में कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा। द आउटर बैले सराउंडेड द मॉट। अब बेसिकली ये मॉट क्या होता है, ये मॉट अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सबसे पहले ये देखो सराउंड करा है, सराउंड यानी चारों तरफ से घेरना। ठीक है, इसका मतलब लग रहा है कि कुछ घेराव करने वाला, और ऐसा कुछ सेंस बन सकता है। तो इसका मतलब मैं मानूंगा कि यहाँ पे भी बैले का कहीं ना कहीं इस सेंस में यूज हो सकता है, मैं तो कहूंगा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। द किंग्स गार्ड, किंग का जो गार्ड होता है, पेट्रोलिंग चल रही है लोअर बैले में, इसका मतलब है कि ये भी वही हिस्ट्री और मिलिट्री वगैरह से संबंधित है। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। अब मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्ट होते क्या है। ये जो बैले होता है बेसिकली, जो जैसे एक किला होता है ना, किले की बाहर दीवार होती है और अंदर किले के अंदर जो राज दरबार वगैरह होता है,
तो राज दरबार के बाहर और किले की दीवार के अंदर में जो मैदान होता है खुला, यानी कि बाहर की दीवार और अंदर की जो बिल्डिंग है उसके जो बीच की जगह है उसी को बैले बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ये जो पैलीसेड्स होता है ना, पैलीसेड्स बेसिकली क्या होता है, खास करके यहाँ पे लकड़ी का दे रखा है वुडन, ये जो जैसे कई बार आपने देखा होगा, इस कोई मान लो एक एरिया है, उस एरिया में बाहर बाउंड्री करी जाए तो बेसिकली लकड़ी का वो बना देते हैं ना पूरा घेराव, तो जो घेराव होता है वही पैलीसेड्स होता है आपका। ये जो मोट होता है बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आजकल पुलिस वगैरह में होता है, एक व्यक्ति को ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं जो वॉच पे होता है, कीप बोल देते हैं उसको, वॉच बोल देते हैं, ठीक है, जो सुरक्षा कर रहा होता है। और खास करके वो जो कीप होती है एक ऊंची जगह पर लगाई जाती है, तो किसी मतलब राजमहल के पास में या किसी पुलिस वगैरह के जहाँ रहने का स्थान होता है उसके पास में जो रेज्ड एक प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि ऊंचा उठाया हुआ, जिसके ऊपर बेसिकली जो मतलब जो वॉचमैन है वो रखा जाता है एक तरीके से, तो उसी को बेसिकली मॉट बोल देते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर इस हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो बैले है उसको चारों तरफ से मतलब खुला हुआ होगा तो उसकी बाउंड्री कर दी गई, तो ये वही वाला बैले है जो यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे भी आउटर बैले जो है बेसिकली वो मॉट से घिरा हुआ था, यानी कि उसके चारों तरफ इस तरीके के मॉट बना रखे थे, जिससे कि नहीं अच्छा उल्टा है, द आउटर बैले सराउंडेड द मॉट, मॉट बीच में है और बैले उसके चारों तरफ है इस तरीके से। द किंग्स गार्ड पेट्रोल द लोअर बैले, लोअर बैले में बेसिकली पेट्रोल कर रहे थे। एक बार देख लेना कौन सी चीज क्या होती है, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो, ये तो आप जानते हैं मॉट बोल सकते हैं, MOAT वाला मॉट है, वो वाला नहीं है, ठीक है, या डिच बोल सकते हैं, खाई जो होती है। ये जैसे आपने देखा कि ये पूरी बाउंड्री लग रखी है, इसके अंदर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है सारा का सारा है ना, इस एरिया को बेसिकली क्या बोलते हैं, इसी को बैले बोल देते हैं। इसके अलावा ये जो बाउंड्री लगाने के लिए चीजें यूज हुई हैं इसको क्या बोल देते हैं, पैलिसेड बोल देते हैं। इसके अलावा इसको ड्रॉ ब्रिज बोल देते हैं जो अंदर जाने के लिए है, ये आपका ऊपर जाने के लिए तो इसको ब्रिज बोल देते हैं। ये तो वो हाउस हैं, हाउसेज एंड वर्कशॉप्स बोल सकते हैं। ये क्योंकि वो रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ऊंचा उठाया हुआ, इसको मॉट बोलते हैं। और ये बेसिकली इसको कीप बोल देते हैं, है ना, कीप बोल देते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका वर्ड, अगला क्वेश्चन आपका, द फेनन रेस्टेड ऑन द पोप्स शोल्डर ड्यूरिंग मास। ये मास बेसिकली इनकी एक वो मतलब एक प्रथा होती है इनके यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। अब आपको नहीं पता है कि फेनन क्या है, ठीक है, मैं अभी ये मान के चलूंगा कि आपको फेनन का मतलब पता ही नहीं है, लेकिन यहां से एक चीज तो मैं कह सकता हूं, जो भी फेनन है ये रेस्ट करती है कहां पे, पोप के शोल्डर पे। पोप से मैं कह सकता हूं कि कोई चीज ऐसी होगी जो चर्च वगैरह से रिलेटेड है और उसके शोल्डर पे है, तो अब पोप के शोल्डर पे क्या हो सकता है, मुझे लगता है एक कपड़ा हो सकता है, मानते हो, कोई कपड़ा वगैरह ही तो हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसके पोप के शोल्डर पे तलवारें वगैरह होंगी, पोप है यार, मतलब चर्च की बात चल रही है यहाँ पे, पोप तो जानते होंगे, है ना। तो देखो पहला ऑप्शन है द थियोलॉजियन लेक्चर्ड ऑन द फेनन्स ओरिजिन इन रोम। पहली बात, थियोलॉजियन से संबंध, किसका संबंध होता है, थियो का मतलब होता है गॉड, थियो किससे रिलेटेड है, गॉड से। तो आप कह सकते हो वही भगवान वाली बात है। इस पे एक लेक्चर दिया जा रहा है कि इस फेनन का ओरिजिन क्या हुआ। ये फेनन जो भी था, कपड़ा था, जो भी था, क्या इसके ओरिजिन की बात नहीं कर सकते हम, कर सकते हैं। यानी कि ये वाला फेनन और ये वाला फेनन हो सकता है सेम हो, तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम नहीं ढूंढना है, हमें अलग ढूंढना है। द टेलर स्टिच्ड द एजेस ऑफ द फेनन केयरफुली। अच्छा एक बात बताइए, हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि फेनन क्या है, क्या होने की संभावना है, कपड़ा। भाई कंधे पे तो कपड़ा ही तो पड़ा रहता है, आपने शायद देखा होगा, हमारे यहाँ भी होता है, जो हिंदू धर्म में भी अक्सर करके स्वाफी वगैरह डाल देते हैं कुछ इस तरीके से, तो यही वो है। तो टेलर क्या उसके जो एजेस होते हैं उनको स्टिच कर सकता है, नहीं कर सकता है, मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकता है। इसका मतलब है कि इस सेंस में भी फेनन क्या लग रहा है आपको, वही कपड़ा लग रहा है। तो क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं होगा। अगला, द क्रिटिक, ये जो क्रिटिक था इसने एनालाइज किया फेनन्स थ्योरी। अब यहाँ पे फेनन में F कैपिटल है, तो फेनन कौन है, कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पे फेनन कपड़ा था और यहाँ पे फेनन व्यक्ति हो गया। अगर फेनन व्यक्ति है इसका मतलब है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग सेंस है इसका। ये देखो द कार्डिनल, कार्डिनल बेसिकली जो चीफ वो होता है ना, पोप जो मेन होता है, वो बेसिकली होता है वोर द फेनन। इसने वोर यानी वियर किया, यानी कि पहना है, पहना यानी कि कपड़ा, ये भी ठीक है, ओवर हिज चुसुबल, ये भी बेसिकली एक तरीके से कपड़ा ही होता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बारी क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। देखो एक बारी कपड़े दिखा देता हूँ मैं, कौन से क्या क्या कपड़े होते हैं। देखो इसको एमिस बोलते हैं, ठीक है, ये होता है बेसिकली
चेसबुल बेसिकली ये क्या है, ये जो बड़ा सा ऊंचा सा कोट सा पहन लेते हैं ना, ये होता है, ठीक है। इसको एल्ब बोल देते हैं, इसको क्रेसॉक बोल देते हैं, इसको माइटर बोल देते हैं, ये टोपी सी जो सर पे लगा लेते हैं इसको माइटर बोल देते हैं, ठीक है। इसको स्टोल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और फेनन भी बेसिकली ऐसा ही एक कपड़ा होता है, एक बनियान मान सकते हैं आप सिंपल तरीके से, बनियान टाइप का होता है, ठीक है। तो पहनने का ही कपड़ा होता है, मतलब बनियान ना कह के एग्जैक्टली, तो पहनने का ही कपड़ा होता है। तो वैसे नॉर्मली आपको पता हो ना पता हो, लेकिन ऐसे ही कपड़ा जो डाल देते हैं वही होता है ना। आगे देखो, द मेडाइवल ओरियल विंडो प्रोजेक्टेड एलिगेंटली फ्रॉम द चैपल वॉल। अब देखो चैपल क्या होता है, चैपल बेसिकली क्या होता है, चैपल होता है एक छोटा गिरजाघर जहाँ पे पूजा करते हैं लोग, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मतलब वन वर्ड्स में पूछा गया कई बार। तो इसका मतलब है आपको नहीं पता है कि ये ओरिल क्या है, ठीक है। तो ओरिल अगर आपको नहीं पता है तो भी आप क्या कर सकते हो, क्या समझ सकते हो। एक तो चर्च वगैरह पुराने टाइम से ही संबंधित है। अच्छा, दूसरा कोई ऐसी चीज है जो वॉल पे होती है, और अच्छा किससे संबंधित है, विंडो से, विंडो से संबंधित है, ये तो कह सकते हैं। द प्रीस्ट एडमायर्ड द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द ओरिल। अब यहाँ पे भी ओरिल क्या थी, विंडो थी, और यहाँ पे भी ओरिल बेसिकली क्या है, विंडो का ही काम कर रही है। क्योंकि जो प्रीस्ट था ये भी देखो धर्म से संबंधित है, ठीक है। और उसमें से भी क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, यानी कि यहाँ पे सेम सेंस रहेगा, सेम सेंस रहेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता है। द ड्यूक स्टूड बाई द ओरिल गेजिंग एट द कोर्टयार्ड। अब जो ड्यूक था, ठीक है, ड्यूक वगैरह ये वहीं होते हैं, ठीक है। तो कई सारे आपने ड्यूक वगैरह पे मूवीज वगैरह भी देखी हैं, ठीक है। मतलब मैंने कुछ देखे थे, ड्यूक ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो डच हैं उनके अंदर ड्यूक होता है, ठीक है। तो वहाँ पे होती हैं, ये सारी पोस्ट होती हैं। स्टूड बाई द ओरियल बेसिकली वो जो खिड़की है उसके पास खड़ा था और देख रहा था क्या, जो कोर्ट यार्ड है उसको। आप कहोगे कि सर इसमें भी वही खिड़की का ही सेंस दे रहा है। द टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन था उसने एडजस्ट करी किस चीज़ को, फ्रीक्वेंसी को, किस पे, ऑन द ओरिल। क्या ये विंडो हो सकता है, आप कहोगे टेक्नीशियन कोई विंडो पे काम करेगा, क्या विंडो की कोई फ्रीक्वेंसी होती है, मैं कहूँगा नहीं होती है। नहीं होती है तो ये आपका आंसर, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में अलग मीनिंग है। यहाँ पे देखेंगे द स्टेन्ड ग्लास ओरियल, अब ये वही विंडो है, जो स्टेन्ड ग्लास था बेसिकली ये रिस्टोर कर दिया गया आर्टिसंस के द्वारा। तो आप कहोगे विंडो का ही सेंस है क्योंकि ग्लास आ रखा है इसमें, ये होता है ओरियल बेसिकली, ठीक है, जो ऊपर से झांक के नीचे देख सकते हो आप। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, द गार्ड्स स्टूड इन पाइक फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कॉसवे, अलोंग द कॉसवे, नॉट ड्यूरिंग, ठीक है। अब देखो ये इसमें दे रखा है पाइक, अब पाइक का पूछा है, मैं मान के चलता हूँ आपको नहीं पता कि पाइक क्या है। अगर पाइक नहीं पता है, एक तो गार्ड्स है यानी कि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सिपाहियों से संबंधित है, दूसरा सिपाही खड़े हो रहे हैं यानी कि कोई खड़े होने का फॉर्मेशन है कह सकते हो, और कोई कॉसवे उसके साथ साथ खड़े हो रहे हैं, यानी कि आप इतना तो कह सकते हो कि कोई ना कोई खड़े होने का फॉर्मेशन है। इतना तो समझ आ रहा है ना। अच्छा जी, एक बार देख लेते हैं। तो पाइक बेसिकली किस तरीके का है, देखो द एंगलर, एंगलर बेसिकली कौन होता है, मछुआरा, मछुआरे को एंगलर बोल देते हैं। पुल्ड, उसने पुल किया क्या, अ लार्ज पाइक फ्रॉम द आईसी लेक। भाई लेक में से पाइक निकालेगा क्या, कोई फॉर्मेशन निकलेगा, नहीं। तो इसका मतलब है आपने एक पाइक का नाम सुना है, नॉर्दर्न पाइक आपकी मछली होती है, ठीक है, ये वही मछली है, तो ये आपका अलग सेंस है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। द रिबेल वॉज पनिश्ड, जो रिबेल था उसको पनिश किया गया, कैसे, बाई बीइंग प्लेस्ड ऑन द पाइक। उसको जो, मान लीजिए एक सेना है उसमें कोई रिबेल है जो मतलब विद्रोह कर दे, उसको कहाँ खड़ा कर दिया गया, आप कहोगे पाइक फॉर्मेशन में खड़ा करके पनिशमेंट दे दी, तो ये सेम सेंस है, बिल्कुल है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, और इन्फेंट्री पाइक यानी कि वही पैदल सेना वाला सेंस है, तो सेना का फॉर्मेशन हो सकता है, आप कहोगे सर ये भी सेम सेंस है, ये भी नहीं बनेगा। द पाइक ग्लीम्ड बिसाइड्स द वेटरन्स आर्मर। अब देखो पाइक फॉर्मेशन, अगर ये थोड़ा सा इस वाले को देखें, ग्लीम करने का मतलब होता है चमचमाना किसी चीज का। अब देखो यहाँ पे भी देखेंगे आर्मर की बात है, यानी कि वही सेना, सेनानी, गार्ड उसी से रिलेटेड है, तो ये भी हट जाएगा। अगर मीनिंग नहीं पता है तो हम यही देखेंगे कि रिलेटेड क्या क्या है, तो उसके हिसाब से अनरिलेटेड सिर्फ एक ही है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। मीनिंग पता है, पाइक वैसे भाला बोल देते हैं, ठीक है, और पाइक फॉर्मेशन क्या है, ये वाला पाइक फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, जब सेना खड़ी हो जाती है, जब कोई भी सामने से आएगा तो इतने भाले निकाल के रखते हैं कि वो इसको भेद नहीं पाता है, ठीक है, यही पाइक फॉर्मेशन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क पे भी कौन है, यही आगे वाले हैं, तो जो पाइक फॉर्मेशन में होते हैं वो रिस्क पे, इसीलिए रिबेल को इस फॉर्मेशन में खड़ा करके उसको क्या मिल गई, पनिशमेंट मिल गई।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगला देखेंगे, द नाइट रेज्ड हिज पॉल्ड्रॉन बिफोर माउंटिंग। मैं कहता हूं हमें नहीं पता ये जी पॉल्ड्रॉन क्या है, ठीक है। माउंट करने से पहले, अब देखो नाइट कौन होता है, ये तो आप जानते हैं, जो युद्ध करने जाते हैं नाइट ही तो होते हैं, जो मतलब जो सिपाहियों के ऊपर होते हैं नाइट होते हैं वो, है ना। अच्छा जी, रेज्ड हिज पाइक, मतलब हिज पॉल्ड्रॉन नॉट पाइक। अब ये पॉल्ड्रॉन कुछ ऐसी चीज है जो कि नाइट के पास होती है, हिज पॉल्ड्रॉन यानी कि उसके पास होती है। बिफोर माउंटिंग, माउंट करने से पहले उसने उसको रेज किया। हम कहते हैं हमें कुछ नहीं पता इसमें, लेकिन इतना समझ आ गया कि ये जो भी चीज है किसी सिपाही से संबंधित है, समझ आ जाएगा। अच्छा जी, द ब्लैक स्मिथ पॉलिश्ड द स्टील पॉल्ड्रॉन अंटिल इट ग्लीम्ड। ग्लीम मतलब चमकना। एक बात बताओ, क्या ये जो ब्लैक स्मिथ है जब उसको पॉलिश करेगा तो क्या सिपाही की किसी चीज को ब्लैक स्मिथ पॉलिश नहीं कर सकता है? मैं कहूंगा कर सकता है, यानी कि संभावना है कि ये उसी सेंस में है जिसमें ओरिजिनल है, तो संभावना है कि आंसर नहीं होगा। द आर्ट हिस्टोरियन एडमायर्ड द इनग्रेव्ड पॉल्ड्रॉन ऑफ द एफिजी। तो जैसे ही देखोगे एफिजी का मतलब बेसिकली क्या होता है, पुतला। तो क्या जो चीज एक नाइट के पास हो सकती है, वैसे भी आर्ट हिस्टोरियन है, हिस्ट्री से संबंधित है, तो क्या वहां पर पॉल्ड्रॉन नहीं हो सकता है? मैं कहूँगा वहां पर भी हो सकता है। जो चीज नाइट के पास हो सकती है वो एक पुतले के पास भी तो हो सकती है, पुतला भी नाइट का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो ये भी पॉसिबल है कि ये भी आंसर आपका ना बने। द बायोलॉजी स्टूडेंट डाइसेक्टेड द पॉल्ड्रॉन ऑफ सी स्लग। इसका मिलिट्री से, नाइट से, हिस्ट्री से किसी से कोई संबंध आपको लग रहा है? इसका संबंध है बायोलॉजी से। अगर बायोलॉजी से संबंध है तो आप कहोगे सर ये अनरिलेटेड है, यही करेक्ट आंसर होगा। द म्यूजियम डिस्प्लेड अ 15th सेंचुरी इटालियन पॉल्ड्रॉन। आप कहोगे सर इसमें भी वही है, हिस्ट्री पॉल्ड्रॉन बेसिकली मतलब इटालियन म्यूजियम में रखी गई है। क्या जो हथियार वगैरह होते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो मिलिट्री से संबंधित है, क्या उसको नहीं रखा जा सकता है? मैं कहूँगा रखा जा सकता है। रखा जा सकता है तो ये भी नहीं होगा। बात आई समझ में? बेसिकली ये पॉल्ड्रॉन होता क्या है? पॉल्ड्रॉन होता है ये जो कंधा होता है ना, कंधे पे जो सुरक्षा कवच होता है उसको बोल देते हैं। ये देख लेना एक बार, ये वाला जो कवच है ना, ये होता है पॉल्ड्रॉन। अब इनमें एक बार आप इमेजिन करके देखो, क्या एक पुतले को इस तरीके का नहीं पहनाया जा सकता? मैं कहूँगा खूब पहनाया जा सकता है। मान लीजिए आपको यही बेचना है अपनी दुकान पे, तो ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी किराए पे लेके यार 10,000 रुपये महीने देंगे, तू बाहर खड़ा रहे इसको ऐसे लेके, वैसा तो नहीं होगा। उस पर तो बेसिकली क्या है, पहना देंगे ना पुतले को भी। अच्छा, दूसरा, क्या इस पर चमक नहीं आ सकती है? आ सकती है। क्या इसको म्यूजियम में नहीं रखा जा सकता? रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि वो तीनों इसी के लिए सब थे सेंटेंस, लेकिन जो बायोलॉजी स्टूडेंट वाला था वो अलग था। ठीक है भाई, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्राइपर्स सिस्टम एट कैम्ब्रिज रिमेन्स अ मॉडल ऑफ एकेडमिक रिगर। अब सबसे पहले हमें नहीं पता है कि ट्राइपोस क्या है। अगर ट्राइपोस हमें नहीं पता है, लेकिन ये तो समझ आ रहा है ना कि ट्राइपोस इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है। और कहाँ पे सिस्टम है? कैम्ब्रिज में। अब कैम्ब्रिज हम इस जगह का नाम माने कि यूनिवर्सिटी है? मैं कहूँगा आगे देख लो यहाँ पे एकेडमिक रिगर, यानी कि यूनिवर्सिटी से संबंधित होगा, पक्की बात है। यानी कि ये जो भी है हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से संबंधित है। कह सकते हो जी? आ जाओ। सबसे पहले द ट्राइपोस इन्वॉल्व ओरल डिफेंस एंड रिटन मॉड्यूल्स। ये भैया पढ़ाई से संबंधित है कि नहीं? दोनों ही। ओरल डिफेंस, ओरली किसी चीज को डिफेंड करना, और रिटन मॉड्यूल्स, लिख के डिफेंड करना। कोई एग्जामिनेशन, कोई परीक्षा, कोई कंपटीशन, कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हो सकता है तो इसका मतलब है कि ये आपका आंसर नहीं होगा, ये तो रिलेटेड है। और हमें कौन सा चाहिए? अनरिलेटेड, जो अलग हो मीनिंग। ठीक है। ही ब्रोक हिज ट्राइपोज इनटू डिस्क्रीट फेजेस ऑफ एनालिसिस। भाई उसने जो अपना ट्राइपोज था उसको ब्रेक किया डिस्क्रीट फेजेस ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस के फेजेस में। अब एनालिसिस क्या पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं होता है? मैं कहूँगा हो सकता है। क्या एनालिसिस पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं हो सकता है? मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आप ये बताएं। हो सकता है तो इसका मतलब है कि संभावना ये भी हमारा आंसर ना हो। पूरे तरीके से नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस में, लेकिन हाँ ये तो कह सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे द सेरेमोनियल ट्राइपोज स्टूल। यहाँ पे ये ट्राइपोज किसके लिए है? स्टूल के लिए। तो क्या ये एकेडमी से रिलेटेड है? टॉपल्ड का मतलब है गिर जाना ड्यूरिंग द इन्वेस्टिचर। तो इन्वेस्टिचर का मतलब क्या होता है? जब किसी को कोई अथॉरिटी वगैरह देते हैं ना, कोई ऐसी सेरेमनी जो करते हैं, वही होता है। तो आप पाओगे कि ये तो एकदम अलग है, तो स्टूल है, ट्राइपोज स्टूल। तो आप कहोगे सर ये एकदम अनरिलेटेड है, यही करेक्ट आंसर होगा। दी पास्ट द नेचुरल साइंसेज
ट्राइपोस, वही ट्राइपोस पास किया है एग्जाम सिस्टम, कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे भी देखो ना, ट्राइपोस यानी सिस्टम को उसने ब्रेक किया, कह सकते हो। तो इसका मतलब है बाकी सब आपके तीनों रिलेटेड है, एक ही है जो अनरिलेटेड है, दैट्स ऑप्शन सी। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, अब तक हमने कुछ होमोनिम्स आपको बताए। काफी सारे वर्ड्स आपको ऐसे लगेंगे जो कि आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, और उसके बावजूद भी आप आंसर जरूर मार्क कर सकते हो अगर आप यही अप्रोच फॉलो करें जो अप्रोच आपको मैं बता रहा हूं। अब ये सीखनी पड़ेगी आपको, और अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली इस चीज से आपकी मदद होने वाली है और आपका होमोनिम का क्वेश्चन मेंस में या जो भी पेपर आप देने जा रहे हो वहां पे आप सही कर पाओगे, तो भाई एक बार कमेंट करें और एक बार वीडियो को शेयर जरूर करके दिखाएं, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ में एक एक चीज को एनालाइज करके आपको पढ़ाना। मतलब देखो, हो सकता है कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी आपको कम मिले, लेकिन जब जब वीडियो आएगी ना, एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ में आपको मिलेगी। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जितना हो सकता है जगह जगह पे शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी जेन्युइनली मदद हुई या नहीं हुई। देखो, द ट्रीटिस क्रिटिक्ड, अब देखो जो ट्रीटिस है बेसिकली इसने क्या किया, क्रिटिक किया। ये पीस ऑफ राइटिंग होता है ना। तो ट्रीटिस क्रिटिक द थीम, थीम तो आप जानते होंगे, किसी चीज का थीम ऑफ पैसेज पूछा जाता है ना, उसका मूल सब्जेक्ट। अब इसमें हमें देखने की जरूरत नहीं है कि थीम क्या है, तो वही मूल सब्जेक्ट विषय, थीम बताओ इसकी पैसेज की। तो एक बार देख लेते हैं। द लिंग्विस्ट आइसोलेटेड द थीम इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, कह सकते हो थीम को अलग कर दिया, तो ये तो वही थीम है, विषय वस्तु उसका। तो आप कहोगे सर ये तो रिलेटेड है, ये नहीं बनेगा। द थीम वॉज प्रोनाउंस्ड विथ यूनिक इंटोनेशन इन टैगलॉग। अब आप कहोगे थीम को प्रोनाउंस किया गया है, तो जो विषय वस्तु है उसी को प्रोनाउंस किया जा सकता है, बिल्कुल। द थीम स्वयं, अब यहाँ पे कोई स्वयं है यानी कि तैरा है, तैरने की अगर बात कर रहे हैं हम, तो क्या आप ये उसी थीम की बात कर रहे हैं या कोई अलग है। आप कहोगे अलग है। मैं कह रहा हूं आपको एग्जैक्ट मीनिंग ना भी पता हो, डज इट मैटर, कोई मैटर नहीं कर रहा है। यहां पे हम कह सकते हैं वही थीम है, यहाँ पे जो कोई क्रिटिक है, कोई मतलब लैंग्वेज से संबंधित। यहाँ पे देखो, द पोएट एम्फेसाइज्ड द थीम, पोएट एम्फेसाइज कर रहा है थीम यानी कि वही विषय वस्तु किसी चीज की। आप कहोगे ये भी नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला आपका है, सी प्लेस्ड अ कॉम्पैक्ट मिरर इन हर पर्स। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, एकदम कसा हुआ, जटा हुआ, जकड़ा हुआ है ना। तो द टीम फॉर्म्ड अ कॉम्पैक्ट डिफेंस यूनिट, कह सकते हो। मैं कहूँगा बिल्कुल कह सकते हैं भाई। डिफेंस कैसा था, एकदम कसा हुआ डिफेंस था। तो आप कहोगे सर सेम ही लग रहा है, सेम लग रहा है, तो गलत हो जाएगा। ही कॉम्पैक्टेड द सॉइल, सॉइल को उसने क्या कर दिया, एकदम जकड़ दिया, कस दिया एकदम, है ना। आप कहोगे ये भी नहीं बनेगा। दे साइंड अ कॉम्पैक्ट, अब यहाँ पे कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट। क्या यहाँ पे एग्रीमेंट का कोई सेंस था, नहीं था। क्या यहाँ पे एग्रीमेंट का कोई सेंस था, नहीं था। इसका मतलब है ये अलग सेंस है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई साइन क्या करेंगे हम, एग्रीमेंट, पीस मेंटेन करने के लिए क्या साइन होगा, एग्रीमेंट, सिंपल सी बात है। द बुक वॉज रिटन इन अ कॉम्पैक्ट स्टाइल, बुक ऐसी थी एकदम जकड़ी हुई, जटिल तरीके से, है ना, बस सिंपल है। द मॉन्क कैरिड अ कार्व्ड क्रॉसर इनटू द सेंचुरी, सेंचुरी बेसिकली जो पवित्र स्थान होता है। मैं कहता हूं आपको नहीं पता है कि क्रॉसर क्या होता है, लेकिन आप ये तो समझते हैं कि मॉन्क क्या होता है, साधु, ठीक है। कार्व्ड बेसिकली गोदा हुआ, पूरा कार्व करा हुआ है, जिसको अलग से निकाला गया है ना। सेंचुरी कोई पवित्र स्थान, इससे संबंधित हमें देखना है कि क्या है, हमें नहीं पता क्या है। एक बार को मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता क्या है। द फ्लोरिस्ट एडेड वाइट क्रॉसर्स टू द बुके, क्या इसका संबंध एक्चुअली में आपको लगता है कि इससे है, मुझे तो नहीं लगता, डाउट तो है एटलीस्ट। तो इसको एक बार हटा देते हैं, है ना। मतलब ये मानते हैं कि हो सकता है आंसर हो भी जाए और हो सकता है नहीं हो, अगर हमें नहीं पता है तो। आगे, द बिशप्स क्रॉसर ग्लीम्ड अंडर द कैंडल लाइट। देखो ये बिशप, ये मॉन्क, तो इन्हीं के पास, अगर मॉन्क के पास में क्रॉसर है तो क्या बिशप के पास भी नहीं होगा, बिशप भी तो वही होता है, हेड जो होता है। तो आप कहोगे सर ये तो रिलेटेड है, ये तो नहीं बन सकता है। द म्यूजियम डिस्प्लेड अ गाइल्डेड 14th सेंचुरी क्रॉसर, आप वही कहोगे, मॉन्क, बिशप, ये सब कब की चीजें हैं, वही पास्ट में आपने खूब हिस्ट्री में पढ़ा होगा। आप कहोगे कि इसमें सर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि म्यूजियम में होगा कहीं ना कहीं, तो आप कहोगे सर ये भी रिलेटेड लग रहा है। द एबट, एबट भी क्या होता है, मठाधीश होता है। एबट हो गया, बिशप हो गया, मॉन्क हो गया, इन सबके पास में सेरेमोनियल क्रॉसर है। मैं मान सकता हूँ कि ये कोई वस्तु है जो कि जो मॉन्क वगैरह होते थे इनके पास में हुआ करती थी। इसका मतलब है ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। इसका मतलब है जो फ्लोरिस्ट वाला है वो हो जाएगा। क्या होता है क्रॉसर, आपने वो देखा, साधुओं के पास में एक छड़ होती है, हमारे यहाँ भी होती है, और जनरली
साधुओं के पास में जो छड़ होती है वो ऐसे करके घूमी हुई होती है ना, उसको जो यूं पकड़ लेते हैं, देखिए तूने, हमारे यहाँ भी स्वामी जी रखते थे ना, तो जो ऐसे घूमी हुई होती है वही होता है क्रॉसर। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ। ये बेसिकली इस टाइप का जो होता है ये है क्रॉसर आपका, ये जो हाथ में इसने पकड़ रखी है। ठीक है, इसका फ्लोरिस्ट से कोई लेना देना हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है, और इसने जो टोपी लगा रखी है इसको क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने तेरे को, माइटर। हाँ, जो ऊपर पहनते हैं ना, इसमें दो होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है। मित्र नहीं है वो। देखो, द लीगल स्कॉलर रिवाइज द डाइजेस्ट ऑफ सिविल स्टैट्यूट्स। अब देखो, ये स्टैट्यूट्स का मतलब होता है कानून। ठीक है, अब स्कॉलर ने रिवाइज करा है। ये डाइजेस्ट जो होता है ना, पहला तो मैं मान सकता हूं कि आपको मीनिंग पता है कि डाइजेस्ट का मीनिंग क्या होता है, दूसरा सेंस में मान लेता हूं कि आपको नहीं पता है। पहला सेंटेंस देखेंगे, ही टुक अ टैबलेट टू एड हिज डाइजेस्ट। टैबलेट लेके डाइजेस्ट, वो डाइजेशन वाला डाइजेस्ट है, ये पक्का डाइजेशन वाला नहीं है, ये तो कह सकते हो कानून से रिलेटेड है, स्कॉलर से रिलेटेड है, तो पक्का ये तो अनरिलेटेड है, यही करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीन में कुछ भी हो, लेकिन ये पक्का आंसर होगा। बाकी मैं बता देता हूं, डाइजेस्ट एक तो समरी जो होती है, मंथली डाइजेस्ट आपने देखा होगा, समरी मुख्य पॉइंट्स जो होते हैं उसको बोल देते हैं, तो ये भी वही कह रहा है। यहाँ पे देखो मैगजीन्स मंथली डाइजेस्ट, ये देखो यहाँ पे मंथली डाइजेस्ट ही दे रखा है, ये नहीं होगा, ये मतलब सेम सेंस है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। द एडिटर प्रोफरेड द टेक्स्ट डाइजेस्ट, ये भी टेक्स्ट डाइजेस्ट को प्रूफ रीड करा जा रहा है, यानी समरी वगैरह ही रही होगी, प्रूफ रीडिंग हो रही है। तो द कोर्ट रेफरेंस्ड एन ओल्ड डाइजेस्ट ऑफ मैरीटाइम लॉ, आप कहोगे ये भी नहीं बनेगा, वही रेफरेंस दिया उसने किसी लॉ के डाइजेस्ट का। नेक्स्ट देखेंगे अगला, द आर्किटेक्ट डिस्कस्ड द वॉल्ट बीनीथ द कैथेड्रल। अब कैथेड्रल बेसिकली गिरजाघर है ना, और उसके नीचे क्या था? वॉल्ट। वॉल्ट तो आप जानते होंगे, एसएससी ने काफी आजकल यूज किया था, हमारा जो पेपर है वो एक वॉल्ट में रखा जाएगा। वॉल्ट एक तरीके से तिजोरी मान सकते हैं आप, खास करके जिसको बनाया जाता है, जो कि सीमेंट वीमेंट से प्रॉपर बनाई जाती है, वॉल्ट होता है उसको, है ना, उसी को बोलते हैं ना वॉल्ट। भाई देखो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर भी मैं मानता हूं आपको नहीं पता वॉल्ट क्या है, लेकिन आर्किटेक्ट डिस्कस कर रहा है, एक चीज तो ये कह सकते हैं। किसके नीचे है? कैथेड्रल के नीचे है। आर्किटेक्ट क्या बनाएगा? टीवी, पंखा, क्या बनाएगा? बिल्डिंग, यानी कि कोई बिल्डिंग से रिलेटेड चीज है, इतना तो मान सकते हो। आ जाओ जी। द जिम्नास्ट परफॉर्म्ड अ परफेक्ट वॉल्ट ओवर द हॉर्स, इसमें कोई रोल है बिल्डिंग का, आर्किटेक्ट का या किसी और का? नहीं है, तो यही करेक्ट है बस। आगे देखो, द ट्रेजरी वॉल्ट वॉज सिक्योर्ड विथ बायोमेट्रिक लॉक्स। लॉक किस पे लगाएंगे? बिल्डिंग वगैरह पे लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्डिंग से संबंधित है कि नहीं? मैं कह रहा हूं आपको पता नहीं था वॉल्ट क्या है, पर इतना तो पता था ना, आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं, कैथेड्रल के नीचे की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसी गुप्त जगह सी कुछ ऐसा ही तो होगा, तो लॉक वाली ये बात आ गई। अर्थक्वेक क्रैक्ड द स्टोन वॉल्ट। स्टोन वॉल्ट बिल्डिंग की बात थी, स्टोन से बनी हुई कोई चीज तो हो सकती है कि नहीं? रिलेटेड है। द नोबल्स वर एंटर्ड, इसका मतलब होता है, इंटर्ड का मतलब होता है दफनाना, उनको दफनाया गया था किसमें? फैमिली वॉल्ट में, वही जो उसके नीचे होता है ना, गिरजाघर के नीचे जो होता है, उसी में दफनाया गया था। आप कहोगे तीनों रिलेटेड है, ये नहीं होगा, ए जो है वो अनरिलेटेड है, वही करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, द आर्टिसन इनग्रेव्ड अ कारतूस अराउंड द रॉयल नेम। मैं मान लेता हूं कि आपको नहीं पता है कि कारतूस क्या है, ठीक है, लेकिन इतना तो पता है कि ये किसी आर्टिसन से संबंधित है, मानते हो भाई? अच्छा, दूसरा उसने इंग्रेव किया है, किस पे? क्या इंग्रेव किया है? कारतूस, किसके? अराउंड द रॉयल नेम। मान लेता हूं कि रॉयल नेम ऐसे करके लिखा हुआ होगा, उसके अराउंड यानी कि चारों तरफ कोई ऐसी चीज है जिसको चारों तरफ ऐसे लगाया जाता है, उसी को कारतूस कह रहे हैं हम। मानते हो भाई? आ जाओ, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, कई बार क्या है, आपके तीन सेंटेंस अगर एक जैसे लगे, मान लो आपको ओरिजिनल का समझ नहीं आया कि ये किससे रिलेटेड है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा किससे रिलेटेड है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि तीन इससे रिलेटेड यहाँ पे भी होंगे, तो जो तीन एक जैसे लगे, उसके अपोजिट में जो दिख रहा हो चौथा वाला, वो भी मार सकते हैं आप, है ना। देखो, द पेपिरस, पेपिरस बेसिकली इजिप्टियन पेपर्स होते थे जो पुराने टाइम के हैं, ठीक है, उन पर खास करके जो दवाएं वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती थी। बोर, बेसिकली बियर की सेकंड फॉर्म है बोर। क्या बोर करती थी? एक गोल्डन कार्टस ऑफ द फेराओ, ठीक है। सो फेराओ का मतलब राजा, वहाँ का इजिप्ट का, तो इजिप्ट के जो राजा था उसके
नाम के चारों तरफ रहा होगा। पेपिरस बेसिकली ओल्ड रिकॉर्ड है, ओल्ड रिकॉर्ड में ऐसा तो नहीं कि राजा जिंदा मिल जाए भाई, राजा के चारों तरफ ही तो होगा, या तो राजा के नाम के चारों तरफ या राजा के फोटो के चारों तरफ, कह सकते हो। तो यानी कि ये और ये रिलेटेड है। यहां से एक चीज और कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि ये कहीं ना कहीं इजिप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, आगे इजिप्टियन कार्टोस इंसर्कल्ड ईच हीरोग्लिफ नेम, आप यहां भी कह सकते हो कि ये भी किससे रिलेटेड है, इजिप्ट से। ये भी बेसिकली इनसर्कल कर रहा है जैसे वहां पे किया गया है, इसका मतलब ये भी क्या है, रिलेटेड है। द आर्कियोलॉजिस्ट अनकवर्ड अ सिल्वर कार्टोस, अगर यहां पर कार्टोस की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट निकाल रहा है, तो कहां से संबंधित रही होगी, वही पुराने टाइम से, इजिप्ट का जो फराओ था उसी के टाइम से, राजा के टाइम से ही। इसका मतलब है ये भी रिलेटेड जैसा लग सकता है, फिर भी एग्जैक्ट नहीं पता था मैं कि होगा कि नहीं। लेकिन लास्ट वाला देखो, द स्कल्प्टर जो डिजाइन करता है बेसिकली कार्व्ड, उसने कार्व किया क्या, अ कार्टस, किस चीज का, फ्लोरल मोटिव्स, मोटिव्स यानी कि डिजाइन फॉर द सीलिंग, सीलिंग पे उसने फूलों की डिजाइन बनाई। क्या ये उससे संबंधित है, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब है यही का आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई। ही टुक द करंट रूट टू अवॉइड डिलेज, अब देखो करंट सिंपल शब्द है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट देखने की जरूरत है, हमें कॉन्टेक्स्ट भी उन्हीं शब्दों में मिल रहा है जो मुश्किल है। करंट तो आप जानते ही हैं, एक तो करंट होता है बिजली का करंट लगता है ना, करंट लग गया इसके। एक करंट धारा को बोलते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, नाव और धारा जो क्वेश्चंस आते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो अपोजिट करंट जाते हैं हम, है ना, जब हम अप स्ट्रीम जाते हैं तो करंट यानी कि धारा भी होती है। इसके अलावा करंट आपने वो भी देखा होगा, करंट अफेयर्स जो फिलहाल चलता है तो वो भी करंट है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे करंट रूट है, तो ये कौन सा वाला करंट है, बिजली वाला, धारा वाला, या फिर जो मौजूदा, आप कहोगे मौजूदा, करंट अफेयर्स का मतलब है ना जो मौजूदा टाइम में खबरें चल रही हैं, वही तो करंट अफेयर्स हैं। तो आप कहोगे मौजूदा रूट, यानी कि जो फिलहाल वाला रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं, तो इसका मतलब मौजूदा के सेंस में है। द करंट इवेंट, सॉरी, द करंट वॉज अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग नियर द ब्रिज, ये कौन सा वाला करंट है, धारा वाला। क्या ये और ये सेम हो सकते हैं, मैं कहूँगा नहीं है, अलग है, मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लो, द रिपोर्ट डिस्कस्ड करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो मौजूदा इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इसका मतलब है ये तो सेम है। ही अडेप्टेड टू करंट फैशन क्विकली, करंट फैशन यानी कि मौजूदा फैशन, सेम है। ही रेड करंट इवेंट्स, मौजूदा इवेंट्स जो है, फिलहाल के इवेंट्स जो हैं, तो आप कहोगे एक ही ऑप्शन सही था। द बिशप कंडेम्ड द एक्ट एज साइमनी साइटिंग कैनोनिकल लॉ। अब देखो जैसे ही हम देखते हैं इसमें साइमनी लिख रखा है, हमें लगता है, हमें नहीं पता कि ये क्या है और हमें ये भी नहीं पता कि ये क्या है, मान लेते हैं एक बार को हमें नहीं पता है, क्योंकि शब्द अगर ऐसे आएंगे तो हो सकता है ना पता हो। अगर नहीं पता है, लेकिन एक चीज तो हो सकता है, ये बिशप जो हेड वो होता है उनका पूजा कराने वाला, इसने किसी चीज को क्या किया है, कंडेम किया है, किसको, एक्ट को, उस एक्ट को क्या बताया है, साइमनी बताया है। अगर इसको साइमनी बताया है, इसका मतलब क्या है, अगर इसको आप साइमनी कह रहे हो तो कोई खराब चीज रही होगी ये, आपके किसी कार्य को उसने साइमनी कह दिया और वो भी कंडेम करके कहा है, यानी कि क्रिटिसाइज कर रहा है, यानी कि किसी एक्ट को खराब बताया गया है। यानी कि एक तरीके से मैं अगर हिंदी में शुद्ध भाषा में, साफ भाषा में कहूँ तो आप इतना तो मान सकते हो, आपको नहीं पता है कि साइमनी क्या है, लेकिन ये तो कह सकते हो पाप है, गलत चीज है। अगर कोई धर्म गुरु, कोई साधु महात्मा आपके किसी कृत्य को कहे कि ये साइमनी है और आपको नहीं पता साइमनी क्या है, और इस बात को कंडेम करके कह रहा है वो, तो आपको यही तो कह रहा है कि आपने गलत कर दिया, पाप कर दिया, अपराध कर दिया, क्राइम कर दिया, यही तो मान सकते हो इतना तो। ठीक है जी, अगर हमें नहीं भी पता है मीनिंग तो भी देख लेते हैं एक बार। द प्रीचर वॉज अक्यूज्ड ऑफ साइमनी फॉर चार्जिंग ऑफ ब्लेसिंग्स, चार्जिंग फॉर ब्लेसिंग्स, उसने ब्लेसिंग देने के लिए पैसे लिए, इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया कि भैया ये तो साइमनी करी है, पाप किया है ना भाई, इतना ही मान लोगे ना, पाप किया है। तो सेम मीनिंग के अलग, आप कहोगे सर सेम है, सेम है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। द कोर्ट इक्विटेड इंडल्जेंस सेलिंग विथ साइमनी, कोर्ट ने इंडल्जेंस सेलिंग को साइमनी के बराबर बताया। अब एक बात बताओ, कोर्ट में गया होगा तो कोर्ट किसी एक क्राइम को दूसरे से मतलब कंपेयर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो साइमनी वही क्राइम के सेंस में ही यहाँ पे आया होगा, तो ये भी नहीं बन सकता है। द अल्केमिस्ट फेल्ड टू एक्सप्लेन द साइमनी इन हिज फॉर्मूला, क्या ये वही क्राइम है, फॉर्मूला में क्राइम होगा, आप कहोगे नहीं होगा, नहीं होगा तो इसका मतलब है पक्की बात है कि ये आपका करेक्ट आंसर है, ये अलग है, अनरिलेटेड है। ठीक है,
द साइमनी मतलब साइमनी वॉज रैम्पेंट इन मिडाइवल एक्लेसिस्टिकल कोर्ट्स। आप कहोगे यहां भी कोर्ट की बात चल रही है, भाई मैं कह रहा हूं कुछ नहीं पता आपको। अगर कुछ भी नहीं पता है तो इतना तो कह ही दोगे कि साइमनी यहां पे भी बेसिकली क्या है, कोई अपराध है, ये अपराध बहुत होता था उस टाइम पे। आप कहोगे सर ये भी वही सेम चीज है। वैसे साइमनी होता क्या है, कोई पवित्र सामान को बेचना ही साइमनी होता है। याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, मनी, मनी आ रखा है ना, साइमनी, तो पैसे के लिए किसी चीज को बेच दिया, पवित्र चीज को, खास करके चर्च का जो सामान होता है उसको बेचना। नेक्स्ट देखेंगे, द एंशिएंट स्कॉन्स हेल्ड अ फ्लिकरिंग टॉर्च अलोंग द कॉरिडोर। हमें नहीं पता स्कॉन्स क्या है, ठीक है, एक बार को यही मान के चलेंगे, लेकिन क्या हम आंसर कर पाएंगे, तो एक बार देख लेते हैं कि आंसर हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये जो स्कॉन्स है इसने बेसिकली हेल्ड किया क्या, फ्लिकरिंग टॉर्च, यानी कि ये कोई ऐसी चीज है जिसमें आपकी लाइट रहती है, टॉर्च है ना, लाइट रहती है, ठीक है, और ये कहाँ पे लगी हुई है, कॉरिडोर में लगी हुई है। आप इमेजिन करो आजकल हम कॉरिडोर में क्या लगा सकते हैं, टेबल लैंप लगा सकते हैं, कोई एलईडी लाइट लगा सकते हैं, कॉरिडोर में लगा सकते हैं ना, तो कोई ऐसी चीज है जिसमें लाइट लगती है, इतना तो समझ आ जाएगा यहां से। एक बार देख लेते हैं, द थीफ स्मैश्ड द वॉल स्कॉन्स एंड फ्लैड। चोर आया, लाइट थी, लाइट को तोड़ा, और लाइट कहाँ पे लगी हुई थी, वॉल में लगी हुई थी, तो उस लाइट को तोड़ा, वॉल स्कॉन्स का तो ये मतलब हो जाएगा ना, और भाग गया। क्या ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे ये स्कॉन्स सेम हो सकता है, मैं कहूँगा बिल्कुल होने की पूरी संभावना है। द स्टूडेंट वॉज स्कॉन्स्ड फॉर वायलेटिंग ट्रेडिशन। क्या यहाँ पे स्कॉन्स का वो वाला सेंस आ सकता है, लाइट से संबंधित, कॉरिडोर से संबंधित? नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो पक्की बात है आपका यही करेक्ट आंसर होगा। द ब्रॉन्ज स्कॉन्स वॉज इनग्रेव्ड विद फ्लोरल मोटिव्स। कोई ऐसी चीज, जैसे मान लो आपने लाइट लगाई, क्या उस लाइट को बेसिकली ब्रॉन्ज में करके उसको इनग्रेव किया जा सकता है, फ्लोरल मोटिव्स के साथ में, फूलों की डिजाइन के साथ किया जा सकता है। द हॉलवे, वही कॉरिडोर हॉलवे, फीचर्ड अ न्यू एलईडी स्कॉन्स। लाइट, एलईडी स्कॉन्स जलने वाला है ना, बेसिकली स्कॉन्स कुछ नहीं होता, वो मसाल होती है, ठीक है। तो अगर पता था तो आसानी से कर लेते, नहीं पता था तो भी आप आंसर मार्क कर सकते थे, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो एक बार, ये होती है मसाल, ये जो जल रही है ना, यही है स्कॉन्स, ये वॉल पे लगी रहती है अक्सर करके। अगला देखते हैं, द मॉन्क मेडिटेटेड बीनीथ द एंशिएंट कॉर्बल प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द चैपल वॉल। अब देखो हमें नहीं पता है कि ये कॉर्बल क्या है, प्रोट्रूडिंग क्या है, कुछ नहीं पता, इतना तो पता है कि मॉन्क क्या होता है, साधु संत, सिंपल है। ये मेडिटेट करते हैं, इतना भी पता होगा, मेडिटेशन है ना। बीनीथ का मतलब के नीचे, अब ये किस चीज के नीचे करेंगे, धरती के नीचे, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे कर सकते हैं। तो मैं एक बार को तो मान लेता हूं कि एंशिएंट कॉर्बल कोई पेड़ रहा होगा। फिर आगे लिख रखा है प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द चैपल वॉल। चैपल बेसिकली जानते हैं जो छोटा गिरजाघर, चर्च है ना। अब आप एक बात बताइए, चैपल वॉल से कोई पेड़ निकलता है? नहीं, इसका मतलब है पेड़ नहीं है। फिर वॉल से क्या निकलता है, जिसके नीचे बैठ के मेडिटेशन करी जा सकती है? भाई क्या निकलता है, मुझे लगता है वो छाया करने के लिए कुछ ऐसा बना देते हैं ना। मान सिंपल शब्दों में कहूँ, गांव में पटिया वगैरह निकाल देते हैं, तो कुछ ऐसा मान लो, इतना तो मान सकते, हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, बट बता देते हैं, है ना। द कॉर्बल क्रैक्ड अंडर द वेट ऑफ वॉल्टेड स्टोन। अब अगर उसी पटिया पे, जो पत्थर पे अगर स्टोन गिरे तो वो क्रैक कर सकता है, कर सकता है, इसका मतलब है ये तो सेम वही है, ठीक है। आगे, द कॉर्बल वॉज एडोर्न्ड विथ ग्रोटेस्क टिपिकल ऑफ गोथिक स्टाइल। उसको सजाया जा सकता है कुछ बना के, उस पर डिजाइन विजाइन बनाया जा सकता है, मुझे लगता है तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर भी मैं कहता हूँ उतना देख लेते हैं, वैसे गोथिक स्टाइल है, पुराने टाइम की ही बात कर रहे हैं तो हो सकता है, ठीक है। द स्कॉलर एक्सप्लेन्ड द पॉलिटिकल कॉर्बल। क्या ये पॉलिटिकल पटिया पट्टा कुछ ऐसा होता है? आप कहोगे नहीं, ये तो एकदम अलग है, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। द मैसन रीस्टोर्ड, मैसन यानी वो मिस्त्री होता है, उसने रीस्टोर, वो बना सकता है, उसको बना सकता है। वैसे एग्जैक्टली होता क्या है, वो एक डिजाइन होती है ना, शेर वेर जैसी बना देते हैं कुछ ऐसी, जिसके मतलब ये दिखा देता हूँ फोटो, देखो एक बार आप, ये जो डिजाइन बनी होती है ना, यही होता है कॉर्बल, ठीक है। ये देखो, इसके नीचे बैठ के मेडिटेशन कर ले, ठीक है। मान लो ये नहीं भी पता था तो आप आंसर तो कर पाते एटलीस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नोबलमैन रिसीव्ड अ सेरेमोनियल फीफ फ्रॉम द सोवेरन। अब मैं ये समझ लेता हूं कि हमें नहीं पता फीफ क्या है, लेकिन नोबलमैन को मिला है तो कोई ना कोई अच्छी चीज मिली होगी। सेरेमोनियल है यानी कि किसी सेरेमनी में मिली होगी। फीफ फ्रॉम द सोवेरन, सोवेरन बेसिकली जो राजा वगैरह उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। द फार्मर लीज्ड द फीफ टू अ लोकल टेनेंट।
फार्मर उसको लीज कर सकता है? मैं कहूँगा देखो कर भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अलग हो सकता है, थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। द लॉ स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड फीफ विथ डीड ट्रांसफर। भाई उसने किसी को कुछ दिया है, तो डीड भी क्या होती है, जब हम घर वगैरह बेचते हैं तो डीड होती है ना, तो फीफ और डीड को उसने क्या कर दिया, कंफ्यूज। तो आप कहोगे सेम कॉन्टेक्स्ट है, सेम है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। द इंजीनियर कैलिब्रेटेड द हाइड्रोलिक फीफ। अब आप कहोगे सर ये तो एकदम ही अलग है, ये वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए, तो इसका मतलब है चांसेस है ये करेक्ट आंसर होगा। द आर्काइव्स रिकॉर्डेड द ट्रांसफर ऑफ फीफ। ये भी ट्रांसफर कर रहा है कुछ। अच्छा जब लीज पे देते हैं तो भी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं प्रॉपर्टी वगैरह। आप कहोगे ये सब वही चीज है जो फीफ वगैरह है, तो आप कहोगे कि ये और ये तीनों अलग हैं, सॉरी ये इंजीनियर वाला अलग है और ये तीनों के तीनों सेम है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। द बिशप वोर अ माइटर एम्ब्रॉयड विद गोल्ड थ्रेड। ये तो बता ही दिया था, जो टोपी होती है ना, ये वो वही वाला माइतर है, ठीक है। तो वेल्डर का तो इसमें कोई सेंस ही नहीं है, वो टोपी वाला माइतर था ना, तो आप कहोगे सर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कार्डिनल, वही कार्डिनल भी हेड होता है, ठीक है, जो मेन प्रीस्ट होता है, तो ये उसका माइटर हो गया, ठीक है। द प्रोसेसन डिस्प्लेड एन एंशिएंट माइटर, बेसिकली ये वही वाला ग्लास केस में रख के उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन एडमायर्ड द स्पार्कलिंग माइटर, ये सारे के सारे वही हैं। अल्टर बेसिकली ये भी चर्च में होता है ना, तो आप पाओगे कि ये बाकी तीन वैसे ही थे, ये वाला होता है जिसमें ये दो कैप्स ही लगी होती हैं। आगे देख लेते हैं। द क्लैरिक वोर अ सिल्क एमएस ओवर हिज एल्ब। ये एमएस एल्ब थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई दिए थे आपको, तो एमएस भी बेसिकली क्या है, कपड़े ही हैं, ठीक है। द ऑल्टर सर्व्ड रिट्रीव्ड, द ऑल्टर सर्वर रिट्रीव द एमएस। अब देखो यही ऑल्टर सर्वर ने रिट्रीव वापस कर दिया वेस्ट्री से, ठीक है, वेस्टमेंट बोलते हैं ना सबको, तो वहां से वेस्ट्री से इनको मंगाया गया, तो ये वही संबंधित है चर्च वाले कपड़ों से ही, ठीक है। द नोवेलिस्ट डिस्क्राइब्ड हर प्रोटागोनिस्ट स्कार्फ एज एन एमएस। उसने स्कार्फ को क्या बता दिया, एमएस बता दिया। अब देखो ये लग रहा है कि थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि स्कार्फ थोड़ी होता है एमएस, तो इसमें चांसेस हैं कि अलग हो, बाकी देख लेते हैं। द बिशप एडजस्टेड, बिशप तो पहनते ही हैं, तो ये तो सेम कॉन्टेक्स्ट है। द एमएस वॉज एम्ब्रॉयडर्ड विथ गोल्ड थ्रेड, अब ये भी वही हो सकता है। तो आप कहोगे जो बी वाला है ना, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, वैसे काफी पास में है ये भी, कि स्कार्फ और एमएस एक जैसे लग सकते हैं। ये वाला होता है एमएस, लेकिन स्कार्फ जनरली सर पे डाला जाता है, ठीक है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा अलग होती है वो चीज। आगे देखेंगे भाई। अब देखो कुछ और प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछे गए, अब थोड़े से वो भी देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो एसएससी के सीजीएल के प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मीनिंग के साथ में सब दे दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना। तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है। नया जो तरीका एक था, इसमें से पूछा गया है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द होमोनिम प्रेसिपिटेट। कह रहे हैं होमोनिम के प्रेसिपिटेट में से कौन सा मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि देखो प्रेसिपिटेट दे दिया है, प्रेसिपिटेट में से 3 ऐसे वर्ड सेंटेंस है जिसमें प्रेसिपिटेट का मीनिंग सही है, एक में गलत है, मतलब एक मीनिंग गलत है। अ सॉलिड सब्सटेंस दैट फॉर्म्स एंड सेटल्स आउट ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन, यही होता है प्रेसिपिटेट, केमिस्ट्री में होता है ये, है ना। और प्रेसिपिटेशन बारिश से भी रिलेट कर सकते हो आप इसको। टू कॉज समथिंग टू हैपन सडनली, जब तेज बारिश होती है तो वो भी प्रेसिपिटेट होता है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा क्योंकि ये तो इसी का मीनिंग है। अ स्टीप और अब्रप्ट स्लोप और क्लिफ, ये प्रेसिपिटेट नहीं होता है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यही तो पूछा है कि नहीं है मीनिंग, है ना। तो टू फॉल और ड्रॉप सडनली, ये बारिश जो होना है खास करके, तो यही नहीं बनेगा। अगला देख लेते हैं। रजिस्टर के कौन से मीनिंग नहीं है इसमें। टू शो और एक्सप्रेस एन इमोशन क्लियरली ऑन द फेस, दी रजिस्टर्ड एन इमोशन कह सकते हैं। जब हम कोई फेस पे इमोशन लाते हैं तो उस इमोशन को रजिस्टर करते हैं, ऐसा पॉसिबल है, तो ये आपका मीनिंग बनेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अ मशीन यूज टू रिकॉर्ड सेल्स, रजिस्टर होता है, बिल्कुल होता है। अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मिडाइवल कोर्ट्स, यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, ये रजिस्टर नहीं होता है, ठीक है। टू इनरोल और साइन अप ऑफिशियली फॉर समथिंग, ये तो रजिस्टर करना होता ही है। आगे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोनिम ऑफ फ्लावर। अब देखो इसको जनरली लोग फ्लोर पढ़ लेते हैं, पर ये फ्लोर नहीं होता, आटा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्लावर। अब ये पूछा इनमें से कौन सा इसका होमोनीम है। वैसे कायदे से ये होमोफोन पूछना चाह रहा है कि कौन ऐसा है जिसका सेम साउंड है, ठीक है। तो देखो ये तो फ्लेयर है, टैलेंट, ये बेसिकली क्या है, फ्लोर पढ़ते हैं इसको तो, और इसको क्या पढ़ते हैं, फ्लावर पढ़ते हैं। फ्लावर, फ्लावर और फ्लोर तो अलग अलग हो गए, ये आपको डाउट हो सकता था, ये फ्लोर है और ये फ्लावर है, ठीक है। ये तो बेसिकली फ्लर होता है, इसको फ्लर पढ़ते हैं, फ्रेंच वर्ड है, और इसका मतलब फूल होता है, तो ये भी नहीं बनेगा।
और ये क्या है, फ्लावर। इसको क्या पढ़ते हैं, फ्लावर नहीं पढ़ते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, फ्लावर। ये भी फ्लावर है और ये भी फ्लावर है, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं एक और, रैकेट। रैकेट का बेसिकली पूछा, इनमें से कौन सा मीनिंग नहीं है, जो भी आया था एक क्वेश्चन। अ लाउड एंड अनप्लेजेंट नॉइस, अ लाइट फ्रेमवर्क विथ अ नेट यूज्ड, ये तो जानते हैं ना, रैकेट खेलते हैं जो, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। अ टाइप ऑफ फ्रॉड और इलीगल एंटरप्राइज स्पेशली वन इन्वॉल्विंग एक्सटॉर्शन, वो कहते हैं ना एक रैकेट चला रखा है इन्होंने, तो ये भी नहीं बनेगा। अ फॉर्मल लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू स्टेट्स टू रिड्यूस कस्टम्स टैरिफ्स, तो ये भी आपका नहीं बनेगा, तो ये करेक्ट आंसर, मतलब ये आपका इसका सेंस नहीं देता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ये तो रैकेट आपका होता है ना, अगर ये होता है तो ये भी नहीं बनेगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। She enjoyed her morning dash, अब ऐसे भी आते हैं कि दो ब्लैंक दे दिए, दोनों में सेम साउंड वाले शब्द आएंगे। While watching a dash on TV, टीवी पे आप क्या देखते हैं, ये वाला सीरियल होता है अनाज, और ये वाला सीरियल होता है बेसिकली टीवी सीरियल। तो आप कहोगे लास्ट वाले में तो टीवी वाला सीरियल आएगा, इसमें टीवी सीरियल है, इसमें ये अनाज वाला है, अनाज को थोड़ी देखेंगे टीवी पे। अच्छा, दूसरा, आप इंजॉय क्या करोगे, सीरियल अपना अनाज सुबह सुबह जो खाते हैं हम, तो इसका मतलब है शुरू में सीरियल आएगा और लास्ट में वो वाला सीरियल आएगा। अगला, प्लीज क्लोज द विंडो, ये वही वाला है, इसमें क्लोज का मतलब बंद करना है, वो वाला सेंस देखना है जिसमें क्लोज का मतलब बंद करना ना हो। फॉरगेट टू क्लोज द फाइल, फाइल बंद करना भूल गया, सेम सेंस है। आई ऑलवेज क्लोज द कर्टेंस, बंद करता हूं, सेम सेंस है। देयर बॉन्ड ग्रू क्लोज, क्लोज का मतलब पास, अलग सेंस है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक ये क्वेश्चन और देख लो, द ओल्ड फोर्ट वॉज टेकन बाई स्टॉर्म, कहा है कि स्टॉर्म का क्या मीनिंग इसमें से है, इसको इन्होंने होमोनिम बता दिया है। असॉल्ट होगा, टॉर्नेडो होगा। अब ओल्ड फोर्ट पे बेसिकली क्या हुआ, असॉल्ट हुआ। यहां पे देखो ब्रीज इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ब्रीज तो मध्यम सी हवा होती है। स्टॉर्म रेन भी नहीं हो सकता है, स्टॉर्म और रेन तो अलग चीजें हैं। अब या तो टॉर्नेडो हो सकता था, टॉर्नेडो तो समुद्र वगैरह में आता है, तो ये तो नहीं बनेगा, तो असॉल्ट आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी मेरे भाई एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आप 2026 के लिए किसी भी चीज को लेकर परेशान हैं तो आप हमारा ये वाला बैच जरूर चेकआउट करें। 799 रुपए की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको मिलता है, बहुत जबरदस्त फीचर्स हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो भाई, अभी के अभी। बाकी अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो 999 की फी में आप लाइव बैच भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त कंटेंट आपको इसके अंदर मिलता है, बहुत शिद्दत से मैं पढ़ाता हूं हमेशा ही, तो वो आप सब इंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर वोकैबुलरी की आपको कहीं भी दिक्कत लगे तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप देखो आप 2026 के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, शुरू से लेके वोकैबुलरी को एक बेस बना के तैयार करना है, तो आपके लिए ये किताब बेस्ट है, आप ये किताब लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए आपका एग्जाम अभी हाल फिलहाल में और आपको रिवीजन करना है जल्दी जल्दी, आप वोकैब कहीं से भी पढ़ चुके हो किसी भी किताब से, तो ये हमारी एक छोटी किताब आती है, इत्तूसी पॉकेट रॉकेट, है ना, जिसको आप अपनी जेब में रख सकते हो, आप जहां जाओ वहां पे ले जा सकते हो, मेट्रो में बैठ के पढ़ सकते हो। आप मान लो खेत पे काम करने जा रहे हो, ट्रॉली के बगैर ट्रॉली चल रही है, उस पर वहां बैठ के पढ़ सकते हो। खेत पे वो कहते हैं ना न्यार काटने जा रहे हो, वहां बैठ के पढ़ सकते हो, कहीं भी ले जाओ, जेब में चली जाएगी आराम से। तो ये वाली बुक आपकी ये है रिवीजन के लिए, इसमें कंप्लीट वोकैब रिवाइज हो जाएगी आपकी। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारा सेकंड एडिशन लॉन्च किया है कल हमने वोकैब प्रैक्टिस बुक का। प्रैक्टिस किन बच्चों को करनी है, जिनका पेपर पास में है और याद तो बहुत कर लिया है लेकिन क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कई बार होता है ना कि शब्द याद है लेकिन क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 6500 एमसीक्यूज आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने सारे सोर्स बता दिए। बाकी मेरे भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल की अगली वीडियो में एक में, और अगली वीडियो में हम लोग लेके आने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्लोज टेस्ट भी जल्द लाएंगे लेकिन पहले सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।